Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta and I'm here. I'm assistant professor in AVS Engineering College गाजियाबाद। और आज जो मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ ये है कंपेरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम का। यानी जो पावर सेक्टर में सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है। सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेलेबल है वो कितने तरह के होते हैं। क्लियर? ठीक है। फिर उनके बीच में मैथमेटिकल कंपैरिजन को हम देखेंगे। तो यानी आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम। क्लियर? अगर हम सप्लाई सिस्टम की बात करें, एक बेसिक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमारा जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आता है। तो अगर हम वेरियस सप्लाई सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो ही जोन है। एक जोन है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जोन है हमारे पास ट्रांसमिशन का एंड अदर जोन इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक है। तो जो भी सप्लाई सिस्टम है वो इन दो मीडियम के थ्रू होके गुजरती है, यानी ट्रांसमिट होती है पावर इनके थ्रू। क्लियर? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली अभी हर जगह किसी भी कंट्री में आप अगर जाएंगे देखेंगे तो जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है वो केवल और केवल एसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। क्लियर? जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो प्रैक्टिकल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अवेलेबल है हर एक कंट्री में, क्लियर, वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अवेलेबल है। हालांकि काफ़ी सारे रिसर्च वर्क हो रहे हैं जब से माइक्रोग्रिड का रोल लाइमलाइट में आया है। क्लियर? तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा भी आइडिया ले सकते हैं जो ट्रेंडिंग फेज है। तो माइक्रोग्रिड होने की वजह से छोटे छोटे पावर हब बन रहे हैं, यानी वो डीसी माइक्रोग्रिड बेस पे ही पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेसिकली एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। हालांकि माइक्रोग्रिड की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीसी भी पॉसिबल है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है वो केवल और केवल एसी है, जबकि ट्रांसमिशन में हमारे पास एसी ट्रांसमिशन एज वेल एज डीसी ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल है। क्लियर? एचवीडीसी ट्रांसमिशन भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्कीम चलती है, इंडिया में भी है 765 केवी से ऊपर की। क्लियर? और एसी ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले पावर डेवलपमेंट डीसी पे ही हुआ था, फिर उसके बाद कुछ दिक्कतें आने की वजह से हम एसी को अप्रोच किए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी इतना डिटेल में हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। हाँ, आप चाहे तो उसका एक वीडियो लेक्चर में बना सकता हूँ। क्लियर? तो वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम केवल और केवल मैथमेटिकली एक सप्लाई सिस्टम को कंपेयर करने जा रहे हैं हम। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो केवल और केवल एसी होता है, जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम एसी एज वेल एज डीसी दोनों अवेलेबल होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो थोड़ा सा हम सप्लाई सिस्टम के बारे में अब देखते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एसी एज वेल एज डीसी दोनों अवेलेबल है। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम सप्लाई सिस्टम को देखें यहाँ पे, वेरियस सप्लाई सिस्टम, मैं ये प्रैक्टिकल पर्पज में बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हमारे पास जो वेरियस सप्लाई सिस्टम है वो क्या क्या हैं। क्लियर? अगर हम बात करें डीसी की और बात करें हम एसी की। क्लियर? तो जो डीसी हमारे पास अवेलेबल है, डीसी सप्लाई सिस्टम हमारे पास तीन तरह से अवेलेबल है। एक डीसी 2 वायर सिस्टम, सेकेंड वन इज डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, and third one is the DC 3 wire system.
क्लियर, ठीक है। तो डीसी सिस्टम हमारे पास ये अवेलेबल है। इसको हम प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, जब आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन हम बढ़ाएंगे आगे चल के, ये आपका आएगा एचवीडीसी ट्रांसमिशन, तो ये होता है आपका मोनोपोलर, द सेकेंड वन इज द बाइपोलर एंड द थर्ड वन इज द होमोपोलर। क्लियर, ये वहां पे हम देखेंगे कैसे कन्वर्टर यूनिट का यूज करके ये सारी चीजें आती हैं। फिलहाल ये 3 प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किए जाते हैं फॉर डीसी ट्रांसमिशन। अगर हम एसी की भी बात करें तो एसी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली जो एसी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, एसी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, क्लियर, ठीक है। फिर हम आते हैं 3 फेज पे, एसी 3 फेज 3 वायर सिस्टम एज वेल एज एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर, 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहाँ तक चलता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन एज वेल एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक, जबकि एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। क्लियर, ठीक है। और सिंगल फेज आपको पता है कि सिंगल फेज सप्लाई हम यूज करते हैं थ्रू द सर्विस में फॉर द हाउस होल्ड पर्पज। तो ये प्रैक्टिकल, ये जो मैंने सप्लाई सिस्टम का एग्जांपल आपको लिया, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपने देखा कि डीसी और एसी को हम कितने पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं एज अ सप्लाई सिस्टम। इसके अलावा और भी सप्लाई सिस्टम अवेलेबल है, हालांकि वो जनरली यूज में नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी हम कंपेरिजन में रखेंगे। वो क्या क्या है वो देखिए आपका क्या क्या है। एसी सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, 2 वायर सिस्टम, क्लियर, लेकिन ये क्या होगा विद मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर, ठीक है। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा एसी सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, ये जनरली यूज में नहीं आता है। क्लियर, तो ये प्रैक्टिकल सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 2 फेज सिस्टम है तो एसी 2 फेज 4 वायर सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज द एसी 2 फेज 3 वायर सिस्टम। तो जो मैंने रेट से अभी लिखा, ये रेट से जो मैंने लिखा है वो आपके केवल एक प्रैक्टिकल सिस्टम के एग्जांपल है कि ये प्रैक्टिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकली भी ये सारे सिस्टम हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एसी सिंगल फेज 2 वायर, एसी सिंगल फेज 3 वायर, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी मैथमेटिकली टर्म में हम रेफरेंस लेंगे डीसी 2 वायर को, हम इसको रेफरेंस लेंगे और इसको एज ए रेफरेंस लेते हुए बाकी सारे सिस्टम को इसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे। क्लियर, ये आप एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कर सकते हैं और आप एक अंडरग्राउंड केबल के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर, बस हमें क्या क्या चीजें जानना है, क्या क्या चीजें हमें कांस्टेंट रखनी है, इस चीजों पे फोकस रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकली इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं केवल कवर करूंगा डीसी सिस्टम को। ये तीनों जो डीसी सिस्टम है, इन तीनों डीसी सिस्टम के मैथमेटिकल कोरिलेशन को कवर करूंगा कि कैसे आपका अगर सेम पावर लॉस हो रहा है, सेम पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, सेम लेंथ ऑफ लाइन है, तो कंडक्टर वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो कंपेयर करने से पहले, बिफोर कंपेयरिंग ऑल दीज सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को कंपेयर करने से पहले जो मोटा मोटी चीजें हैं वो हमें जान लेना जरूरी है, क्या क्या चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है। हमारी सबसे पहली चीज तो कांस्टेंट रहेगी सेम मैक्सिमम स्ट्रेस। यानी एक्चुअली क्या होता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल, दो तरह के लाइनें होती हैं हमारे पास। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, टाई लाइन, एंड द सेकेंड वन इज द अंडरग्राउंड केबल्स।
क्लियर। तो यहाँ पे जो हम मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस की बात का मतलब ये हो गया कि अगर जो टावर और लाइन कंडक्टर के बीच में आप इंसुलेटिंग मटेरियल देखते हैं, क्लियर, ये इंसुलेटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो वोल्टेज और टावर के बीच जो ग्राउंडिंग का पार्ट है उसको एक मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड किया जा सके, जिसकी वजह से वोल्टेज का पार्ट उस अर्थिंग मटेरियल पे ना आए। क्लियर। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली बात होती हैं। तो ओवरहेड लाइन में इसी वजह से हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं वो लाइन टू अर्थ का लेते हैं। क्लियर। जबकि अंडरग्राउंड केबल तो डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में होती है, ये किसी मीडियम के थ्रू नहीं, तो जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एक टावर के थ्रू होती है, अंडरग्राउंड केबल में हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं वो दो लाइनों के बीच का लेते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरहेड लाइन में जो हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब ये हो गया वोल्टेज। जो हम मैक्सिमम वोल्टेज लेंगे वो लेंगे बिटवीन लाइन एंड अर्थ। लाइन एंड अर्थ के बीच का जो स्ट्रेस होगा, जो वोल्टेज होगा, वो हम लेंगे Vm। जबकि अंडरग्राउंड केबल के लिए हम जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे वो लाइन टू लाइन लेंगे, लाइन टू लाइन। क्लियर। ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होगा वो होगा यहाँ पे Vm। मैं यहाँ पे आपको जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे तैयार करके दूंगा वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए तैयार करके दूंगा। मैं अंडरग्राउंड केबल के लिए आपको खुद करना है, बस मैं ट्रिक बता दूंगा केवल कि जो चीज यहाँ पे लाइन टू अर्थ के लिए Vm हम ले रहे हैं वहां पे हम लाइन टू लाइन वोल्टेज लेंगे। तो ये आपके लिए एक मतलब एज असाइनमेंट भी हो जाएगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करके आप कंपेरिजन को दिखा सकें। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जरूर। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है कि मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर द ओवरहेड लाइन हम लाइन टू अर्थ लेते हैं, जबकि अंडरग्राउंड केबल में हम लाइन टू लाइन लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला चीज कंपेयरिंग करने के पहले हमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है ये ध्यान देना है। क्लियर। तो सेम क्या क्या चीजें सेम रहनी है किसी भी लाइन के लिए। सेम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वही जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस और मैक्सिमम स्ट्रेस। क्लियर। ठीक है। बिटवीन लाइन टू अर्थ। लाइन टू अर्थ का जो वोल्टेज है वो आपका सेम रहेगा, यानी जो Vm की वैल्यू है ये सबके लिए सेम होगी और वो लाइन टू अर्थ होगा। ये चीज हमें ध्यान देना है। क्लियर। दूसरा चीज, क्या चीज सेम रहने का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यूज। ये सबके लिए कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर। लाइन टू अर्थ, इसको हम सीधा सीधा मतलब ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम फेज वोल्टेज इज Vm। अगर हम एसी में बात करेंगे तो एसी में तो फेज का टर्म आ जाएगा ना, तो एक तरह से फेज वोल्टेज आपका मैक्सिमम जो होगा वो Vm होगा। क्लियर। ठीक है। हम सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। और क्या चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है, सेम रहनी है। सेम ट्रांसमिटेड पावर, जो आपकी ट्रांसमिटेड पावर है ये भी हर एक सिस्टम के लिए सेम होगा। जितने तरह के आप सिस्टम यूज कर रहे हैं सबके लिए ट्रांसमिटेड पावर सेम होगा, यानी P की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, Vm सबके लिए सेम होगा। थर्ड वन इज द सेम पावर लॉस इन द लाइन, यानी लाइन में जो पावर लॉस होगा वो टोटल पावर लॉस की बात कर रहे हैं हम। इन लाइन का मतलब ये टोटल पावर लॉस की बात की जा रही है, तो टोटल पावर लॉस की वैल्यू भी सबके लिए सेम होगी। क्लियर। और लेंथ ऑफ द लाइन इज ऑलवेज सेम, यानी लेंथ ऑफ द लाइन भी सेम होगा या फिक्स होगा। क्लियर। ठीक है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी है और इसी के बेसिस पे हम सारी एनालिसिस को करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिएगा ये चीज
देखिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमारे दिमाग में बस यही होना चाहिए कि थ्योरी पार्ट कुछ नहीं होता है। जो चीज़ होती है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होती है और कॉन्सेप्ट को ही हमें कवर करना है और कॉन्सेप्ट को हमको कैसे समझना है ये मायने रखता है। क्लियर? तो थ्योरी पार्ट नील होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, लेंथ क्या है? फिक्स है। लेंथ अगर आप देखें यहाँ पे, लेंथ ऑफ द लाइन क्या है? फिक्स है। मान लिया ये एल है, फिक्स है। सेम है हर एक सिस्टम के लिए। क्लियर? लेकिन यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज फॉर डिफरेंट सिस्टम। अगर डिफरेंट सिस्टम है, चाहे डीसी 2 वायर हो, डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ हो, डीसी 3 वायर हो, सबके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू वेरी करेगी। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू वेरी करेगी तो आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट इन थ्रू द कंडक्टर क्या होगा? करंट थ्रू कंडक्टर इज ऑल्सो वेरीज। जो कंडक्टर के थ्रू करंट है वो भी वेरी होगा। क्लियर? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो रहा है तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्मॉल v को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। एक सिलेंड्रिकल के लिए अगर हम बात करें, क्लियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमें a पता है, लेंथ ऑफ द लाइन हमें पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ के बराबर। यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, लेंथ तो फिक्स है, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? वॉल्यूम भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, उसके थ्रू आपका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस मतलब कैसा कैसा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है। हम कंपेयर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डीसी 2 वायर। यानी डीसी 2 वायर को हम रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, उसके थ्रू जो आपका मैथमेटिकल टर्म आएगा, हमें करना क्या है कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें सारे सिस्टम के पावर लॉस को कंपेयर करना है। उस कंपेरिजन के बाद हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, बस हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हमें करना क्या है सबके साथ कि पावर लॉस सेम होगा। ये लॉजिक यूज करते हुए हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंडक्टर का साइज क्या हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, किस तरह वेरी कर रहा है। और रेशियो ऑफ वॉल्यूम डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो आपको पता होगा तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं डीसी 2 वायर सिस्टम से। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन के लिए डीसी 2 वायर सिस्टम। डीसी 2 वायर सिस्टम। डीसी 2 वायर सिस्टम को अगर हम सर्किट डायग्राम के थ्रू बनाएं तो ये हमारा जनरेटर हो गया। क्लियर? ठीक है? और इसको हमने, ये हमारा जनरेटिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये इसका रिटर्न पाथ। क्लियर? और इसको हमने क्या कर दिया है? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये एक डीसी 2 वायर सिस्टम है। क्लियर? ठीक है? जिसमें लाइन, ये मेन लाइन है, ये इसका रिटर्न पाथ होता है। क्लियर? यानी करंट का फ्लो ऐसे होगा। ठीक है? और लाइन टू अर्थ वोल्टेज जो है वो कैपिटल वीएम के बराबर। क्लियर? तो ये चीज हमें क्लियर है। हम यहाँ पे रेफरेंस सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो इसको मान लिया हमने आई। ठीक है? तो मैथमेटिकली हम देखें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ट्रांसमिटेड पावर, अगर हम ट्रांसमिटेड पावर की बात करें P, तो अगर आप यहाँ पे देखें ट्रांसमिटेड पावर P की वैल्यू, यानी वोल्टेज कितना है ये VM, करंट कितना आ रहा है, यानी हम आउटपुट टर्मिनल पे ही देखेंगे। ट्रांसमिटेड पावर का मतलब कि इस लाइन के थ्रू कितना पावर एज ए आउटपुट पावर जा रहा है, तो कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है। वोल्टेज इंटू करंट के बराबर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा ट्रांसमिटेड पावर। चूंकि डीसी है, यहाँ पे पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं आता है,
पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm इंटू आई के बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, यानी यहां से हमें पावर मिल गया Vm इंटू आई, और यहां से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं P अपॉन Vm। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पावर लॉस पे। पावर लॉस की अगर हम बात करें, यानी PL की बात करें, तो PL इक्वल टू क्या होगा, एक लाइन आपका ये है और उसका रिटर्न पाथ ये है, दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों लाइन में पावर लॉस होगा ही होगा, दोनों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। इसको हम मान लिए R है, तो I स्क्वायर R इस लाइन का पावर लॉस हो गया, क्लियर, और I स्क्वायर R इस लाइन का पावर लॉस हो गया। तो टोटल पावर लॉस कितने हो गए, I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर R। क्लियर, I की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से यहां पुट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू R के बराबर। यानी PL की वैल्यू यहां से आ गई 2p स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू R। क्लियर, अगर हम बात करें यहां पे रेजिस्टेंस की, तो R इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें मटेरियल की रेसिस्टिविटी पता है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R रो इंटू एल बाई ए, जहां पे A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, L क्या है लेंथ ऑफ द लाइन, एंड रो इज द रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्लियर, L लेंथ ऑफ लाइन एंड द A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, तो ये तीनों पार्ट हमें पता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, PL इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ए। क्लियर, तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ये चीज हमें क्लियर रहना चाहिए। पावर लॉस हम हर जगह सेम लेके चलेंगे, ये हमारा बेस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PL इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ए कर देंगे, तो A की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, A की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2p स्क्वायर रो इंटू एल अपॉन Vm स्क्वायर इंटू PL के बराबर। ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पूछें तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है दो लाइनें हैं, एक आपका फॉरवर्ड पाथ, दूसरा उसका रिटर्न पाथ। एक लाइन का वॉल्यूम A इंटू एल और दूसरे लाइन का वॉल्यूम A इंटू एल, यानी एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों का वॉल्यूम AL प्लस AL क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AL के बराबर। यानी इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ AL के बराबर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना, हमें दो चीजें पे मेन फोकस रखना है। पावर लॉस PL की वैल्यू 2p स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू R के बराबर, जहां पे R की वैल्यू रो इंटू एल बाई ए है, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, ये बेस ले रहे हैं ना, तो इसीलिए इस बेस वैल्यू को ही आधार मानते हुए हम बाकी सबका रेशियो वैल्यू हम इस बेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान में रख के हमें बस वॉल्यूम का रेशियो निकालते जाना है। तो फिलहाल ये DC 2 वायर सिस्टम को हमने देखा। अब DC 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ को देखेंगे हम, और DC वायर 2 सिस्टम को मैंने क्या बताया था, ये एक मोनोपोलर सिस्टम होता है, ये HVDC ट्रांसमिशन में यूज होता है, इसको हम मोनोपोलर भी बोलते हैं, मोनोपोलर कनेक्शन स्कीम फॉर द HVDC ट्रांसमिशन। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे क्या चीजें मैथमेटिकली हो रही हैं। हमें पावर ट्रांसमीटर सेम रखना है, पावर लॉस सेम रखना है, लेंथ सेम रखना है, रेसिस्टिविटी भी सेम होगी मटेरियल की, वॉल्यूम को देखना, हमें कितने कंडक्टर यूज हो रहे हैं उस हिसाब से हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर उस हिसाब से हमें रेशियो भी कैलकुलेट करना है। क्लियर, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम पे।
ठीक है, डीसी टू वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर? फिर से इसका अगर सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो ये एक जनरेटर ये ले लिया हमने, एक जनरेटर हमने ये ले लिया, ये दो जनरेटर ले लिए हमने। क्लियर? और इसके मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, यानी ये मिड पॉइंट अर्थ हो गया। क्लियर? अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को देखें तो यहां से जो लाइन जाएगी ये हमारी सिस्टम की लाइन है। तो ये क्या है, डीसी टू वायर सिस्टम ही है। लेकिन अब इस केस में मैंने पहले ही बताया था, जो हम वीएम वैल्यू लेंगे वो लाइन टू अर्थ लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ये हमने मान लिया करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये भी करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट हमारा I1 हो गया। क्लियर? ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताऊंगा, आप अंडरग्राउंड केबल को लाइन टू लाइन स्टेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जो वीएम की वैल्यू होगी वो लाइन टू अर्थ होगा। क्योंकि मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कंपेरिजन कर रहा हूं। अंडरग्राउंड केबल आप खुद से करेंगे। अंडरग्राउंड केबल के लिए जो मैंने वीएम यहां पे लिया वो लाइन टू लाइन हो जाएगा, बस इतना ही होगा। यानी ये वैल्यू वीएम की वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो वीएम की हो जाएगी। यानी दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वो वीएम के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्या है कि लाइन टू अर्थ मैक्सिमम स्टेज होना चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लाइन टू अर्थ, दो लाइनें हैं, एक लाइन ये, एक लाइन नीचे। ठीक है, और लाइन टू अर्थ के बीच का वोल्टेज कितना है, वीएम, ये भी वोल्टेज वीएम है। ठीक है, यानी टोटल वोल्टेज हमें अगर मिलेगा यहां पे तो वो क्या मिल जाएगा, दोनों का सम, यानी 2 वीएम के बराबर। क्लियर? तो 2 वीएम के बराबर हमें टोटल वोल्टेज मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे पावर ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, ट्रांसमिटेड पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 2 वीएम, करंट कितना है I1। क्लियर? तो 2 वीएम इंटू I1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो यहां से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन 2 वीएम के बराबर। अब हम बात करें पावर लॉस की। पावर लॉस की वैल्यू PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो वायर है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वायर में लॉस होगा, I1 स्क्वायर R1। यहाँ पे हमने इस सिस्टम के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था क्या क्या चीजें वेरिएबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से रेजिस्टेंस की वजह से करंट। तो करंट, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगा। जैसे पहले वाले सिस्टम के लिए हमने I, R और A लिया था, तो इस सिस्टम के लिए I1 R1 और A1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, प्लस I1 स्क्वायर R1, यानी दो वायर हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वायर में सेम लॉस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 स्क्वायर इंटू R1 के बराबर। क्लियर? तो PL की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 इंटू I1 की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, P अपॉन 2 VM के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से। तो P अपॉन 2 VM का स्क्वायर इंटू R1। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई हमारी P स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 VM स्क्वायर इंटू R1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि पहले वाले रेफरेंस कंडीशन से जो PL हमारा आया था वो कितना आया था, P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R, यही हमारा निकल के आया था। सॉरी, 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू R, ये चीज हमारी PL की वैल्यू निकल के आई थी। इस PL और इस PL की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला था कि दोनों हर एक सिस्टम में पावर लॉस सेम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर इंटू R1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे सबको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, VM स्क्वायर से VM स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी R1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2 इंटू 2 4R के बराबर। क्लियर? यानी R1 यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 4R के बराबर आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू L बाई A1।
पहली चीज तो ये होगी इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू एल बाई ए। क्लियर। तो यहां से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/4 के बराबर। ठीक है, आप रोयल से रोयल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स करोगे तो A1 की वैल्यू A/4 के बराबर आ जाएगी, यानी A1 अपॉन A की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। क्लियर। ठीक है, ये हमारा निकल गया रेशियो किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। लेकिन हमें क्रॉस सेक्शन एरिया का नहीं निकालना है एरिया, हमें निकालना है रेशियो वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर। तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं हम जरा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इन दोनों सिस्टम का, जो पहला सिस्टम हमारा था उसका और इस सिस्टम का रेशियो निकालें V1/V के बराबर। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, V1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दो वायर सिस्टम है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू एल वॉल्यूम और दूसरे का A1 इंटू एल वॉल्यूम अपॉन V की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 इंटू एल के बराबर। ये निकाला था हमने क्योंकि वहां भी 2 वायर सिस्टम था, तो V की वैल्यू 2 इंटू एल के बराबर आ जा रही थी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू A1L अपॉन 2 इंटू एल के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, A1/A के बराबर। A1/A की वैल्यू कितनी आई है, 1/4, यानी V1/V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 के बराबर। यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है रेशियो, तो ऑब्वियस सी बात है कि DC 2 वायर सिस्टम अगर मिड पॉइंट अर्थ है तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में कंडक्टर का वॉल्यूम 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा उसका। क्लियर। तो इस तरह हमने कितनी कंडक्टर सेविंग कर ली आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमारा जो वॉल्यूम का रेशियो हो हमें कैसे निकालना है और क्या करना है। ठीक है। ठीक, अब हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारा क्या है, DC 3 वायर सिस्टम। तो हम नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, DC 3 वायर सिस्टम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सिस्टम है DC 3 वायर सिस्टम। क्लियर। जैसे वहां पे क्या था, मिड पॉइंट को अर्थ कर दिया था, यहां भी हमने 2 जनरेटर टर्मिनल लिए। क्लियर। ठीक है, और 3 वायर सिस्टम का मतलब हो गया हमें 3 लाइनें यूज करनी पड़ेंगी। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। ये हमारा DC 3 वायर सिस्टम है, यहां पे हमने इस पॉइंट को अर्थ कर दिया। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट को हमने मिड पॉइंट को अर्थ किया है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेंथ होगा वो लाइन टू अर्थ के बीच में होगा, यानी ये वोल्टेज। ठीक है, ये हमने करंट I2 मान लिया, ये भी करंट I2, और ये जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा वो Vm प्लस Vm यानी 2Vm के बराबर आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, जो यहां पे थर्ड वायर होता है जिसको हम रिटर्न कंडक्टर करते हैं, यानी जो थर्ड वायर है, ये जो वायर आपको दिख रहा है, क्लियर, ये हमारा थर्ड वायर है। क्लियर। ये थर्ड वायर एक रिटर्न वायर की तरह से काम करता है। क्लियर। थर्ड वायर बिहेव्स एज रिटर्न कंडक्टर। क्लियर। रिटर्न कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक बार पूरा करंट का फ्लो ऐसे होगा, यानी ये करंट I2 यहां जाएगी, फिर यहां से यहां करंट I2 ऐसे फ्लो हो जाएगी। क्लियर। एक बार सिस्टम ये होगा, यानी जनरेटर अगर ये 1 हम मान लें, ये हमारा जनरेटर 1 है, ये हमारा जनरेटर 2 है। क्लियर। तो एक बार अगर जनरेटर 1 से कनेक्टेड है सिस्टम तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर ये जनरेटर 2 से कनेक्टेड है सिस्टम तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा I2। यानी पूरे कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि अगर एक कनेक्शन स्कीम में, यानी 1 कनेक्शन स्कीम में देख रहे हैं तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है, जो रिटर्न कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। क्लियर। और
जब आपका दूसरा सिस्टम कनेक्ट होता है तो उसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, दोनों करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीसी नेचर में हम एवरेज वैल्यू ही निकालते हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर एक बार कनेक्टेड है 1 से, तो जो रिटर्न कंडक्टर है उसमें मान लिया हमने करंट पॉजिटिव मिल रहा है जब वो 1 से कनेक्टेड है। क्लियर। जब वो 2 से कनेक्टेड है तो सेम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है, लेकिन वो निगेटिव मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो रिटर्न कंडक्टर का करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, ये आपका प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी रिटर्न कंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर। तो रिटर्न कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू इट, इस कंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं इस कंडक्टर का, वो जस्ट हाफ लेते हैं मेन वायर के। यानी अगर जो थर्ड वायर रिटर्न कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वो जो मेन लाइनें होती हैं, वो यानी जो आउटर कंडक्टर होते हैं, उसका जस्ट हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिटर्न कंडक्टर इज हाफ ऑफ आउटर कंडक्टर एरिया ऑफ रिटर्न कंडक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटर कंडक्टर। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए हमें पूरी एनालिसिस करनी है। तो ये 3 वायर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड वायर एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज होता है, और उस कंडीशन में थर्ड वायर के थ्रू जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो 0 होती है। यानी थर्ड वायर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं हम जस्ट हाफ लेते हैं। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नो करंट का मतलब क्या हो गया। क्लियर। नो करंट का मतलब क्या हो गया कि आपका ठीक है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है रिटर्न कंडक्टर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर लॉस भी क्या होगा, पावर लॉस इन द रिटर्न कंडक्टर इज ऑल्सो 0। क्यों 0 है, क्योंकि करंट 0 है। जब करंट 0 है तो पावर लॉस भी 0 होगा। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। तो हम मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस करते समय बस आपको ध्यान रखना है कि थर्ड कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वहां पे कोई पावर लॉस नहीं होगा। और थर्ड कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जस्ट आधा है किसके, आउटर कंडक्टर के। क्लियर। ये चीज दिमाग में रखते हुए पूरी एनालिसिस करनी है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं हम। मैथमेटिकल एनालिसिस डीसी 2 वायर जो मिड पॉइंट अर्थ था वही सब पूरा चलेगा यहाँ पे। ट्रांसमिटेड पावर एज यूजुअल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 2 Vm, वोल्टेज कितना है 2 Vm के बराबर। क्लियर। और करंट कितना I2, तो 2 Vm इंटू I2 के बराबर। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन 2 Vm के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। तो यहां से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को पुट करेंगे। पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर लॉस इक्वल टू PL इक्वल टू, दोनों आउटर कंडक्टर में ही केवल पावर लॉस होगा, I2 स्क्वायर R2 एंड I2 स्क्वायर R2। यहां पे कोई लॉस नहीं होना है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई लॉस, इस कंडक्टर में कोई लॉस नहीं होगा। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 प्लस I2 स्क्वायर R2 के बराबर, यानी 2 इंटू I2 स्क्वायर R2। क्लियर। I2 की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, तो 2 इंटू P स्क्वायर अपॉन 4 Vm स्क्वायर इंटू R2। सारा एनालिसिस 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ की तरह ही है। ये वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर अपॉन 2 Vm स्क्वायर, बस वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम देखेंगे R2। तो यहाँ पे PL की वैल्यू जो हमें मिल गई वो क्या मिल गई, P स्क्वायर अपॉन 2 Vm स्क्वायर इंटू R2 के बराबर। और यही वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपने रेफरेंस लिया है वो क्या लिया था, 2P स्क्वायर अपॉन
वीएम स्क्वायर इंटू R2, आर के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, रेफरेंस हमारा यही था ना, 2PA स्क्वायर अपॉन वीएम स्क्वायर इंटू आर के बराबर। फिर से वही चीज है, यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, वीएम स्क्वायर से वीएम स्क्वायर कैंसिल। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 टाइम्स ऑफ आर के बराबर आ जाएगा। और R2 को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई A2 इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से A2 बाई ए की वैल्यू जो आएगी वो 1/4 आ जाएगी। सारा कुछ DC2 वायर मिड पॉइंट अर्थ की तरह ही है। क्लियर? पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस, बस वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं कैसे। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि थर्ड वायर को लोग वॉल्यूम में लेते ही नहीं है। मैकेनिकली तो थर्ड वायर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकली उसमें करंट जीरो है, पावर लॉस नहीं है, लेकिन मैकेनिकली तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। वो वायर एज ए रिटर्न कंडक्टर तो यूज ही हो रहा है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो गलती हो जाती है यहाँ पे। तो फिर से वही काम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 मान लिया इसके लिए वॉल्यूम, V2 बाई V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर वायर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, A2L प्लस A2L के बराबर, प्लस आपका ये कंडक्टर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है मैकेनिकली, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या बोला था, रिटर्न कंडक्टर के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं वो जस्ट हाफ लेते हैं आउटर का। तो हाफ लेने का मतलब क्या होगा, A2/2, लेंथ तो सबकी सेम ही होगी, A2/2 इंटू एल के बराबर। ठीक है, A2/2 अपॉन वहां पे वॉल्यूम कितना था, 2 टाइम्स ऑफ AL के बराबर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आएगी आपकी 5/2 A2 इंटू एल अपॉन 2AL। क्लियर? एल से एल कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 5/4 इंटू A2/A। क्लियर? A2/A की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी है। A2/A की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/4 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो, हमें वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? वैल्यू पुट करें जरा, वैल्यू पुट करो यहां पे। तो V2/V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4 इंटू 1/4, दैट्स मीन इट्स वैल्यू इज 5/16। तो अगर टू वायर के रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर करें तो यहां भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर 3 वायर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी कंडक्टर का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। लेंथ फिक्स है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का उन तीनों वायरों का वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द DC2 वायर सिस्टम। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये तीनों सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनकी वैल्यूज होती हैं, कैसे हम इसको मैकेनिकली कंपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम करेंगे। DC मैंने पहले ही बोला था कि इस लेक्चर में हम DC सिस्टम को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल फेज AC सिस्टम कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल फेज टू फेज AC को हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम 3 फेज AC को कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कंपेरिजन समझ में आया होगा, कैसे हम मैकेनिकली कंपेरिजन करते हैं, और अगर सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है तो कंडक्टर की साइज या क्रॉस सेक्शन एरिया में कैसे आपका चेंज आता है, ये चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप वो चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।